ठीक है, हेडिंग डालिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट मीन्स केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो सिंपल सा मतलब होता है कार्बन की केमिस्ट्री पढ़नी है। अब कार्बन की केमिस्ट्री पढ़नी है तो हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि भैया इतने सारे एलिमेंट हैं, टोटल कितने एलिमेंट हैं आपके पीरियोडिक टेबल में? 118 एलिमेंट। इन 118 एलिमेंट में से सिर्फ कार्बन ही ऐसा क्यों स्पेशल है कि उसकी हमें अलग से केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है? कोई तो बात होगी। इसकी दो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमें केमिस्ट्री कार्बन की केमिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि वो 4 बॉन्ड बनाता है। अब आप लोगों ने कहा कि भैया बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो कार्बन स्पेशल क्यों? अगर आप सेकेंड पीरियड के बारे में डिस्कशन करें तो क्या सेकेंड पीरियड में सिर्फ अकेला एलिमेंट कार्बन ही है जो 4 बॉन्ड बनाता है, और कोई है? क्या ऑक्सीजन को 4 बॉन्ड बनाते हुए देखा है कभी? क्या नाइट्रोजन को? नहीं। बेरिलियम, बोरॉन, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेकेंड पीरियड का जो 4 बॉन्ड बनाता हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंपल सा मतलब होता है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। सालों पहले यह ऑर्गेनिक वर्ड जो है ना बेटा, इसका सिंपल सा मतलब होता है नेचुरल। कोई भी चीज़ जो नेचर ने हमें दी है वो ऑर्गेनिक कहलाता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसी केमिस्ट्री जो नेचुरल हो, जो नेचर से मिले। सालों पहले तक हमें ऐसा लगता था, एक गलतफहमी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं सब नेचर से मिलता है, प्लांट्स एंड एनिमल। उसे वाइटल थियरी बोला जाता था। वाइटल थियरी के अकॉर्डिंग पूरी नेचर में, इस पूरे अर्थ पे या पूरे यूनिवर्स में जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसे या तो हम प्लांट से ले सकते हैं या तो एनिमल से। जैसे कोई भी अगर हम कंपाउंड के बारे में बात करें, जैसे आपने रेड आंट देखी है, लाल कलर की एक चींटी होती है, उसमें एक एसिड पाया जाता है, किसी का नाम पता है? फॉर्मिक एसिड। तो उसकी वजह से फॉर्मिका नाम से बना है फॉर्मिक एसिड, वो एक ग्रीक वर्ड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो नेचर से ही मिल सकते थे। फिर एक साइंटिस्ट आए, अचानक से उन्होंने लैब में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया जिसका नाम था यूरिया। यूरिया पहली ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में प्रिपेयर किया गया था, जो नेचर से नहीं मिला था। उसके बाद ये गलतफहमी दूर हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम नेचर से ही पा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो हम लैब में बना सकते हैं। मिथाइल अल्कोहल, नाम तो सबने सुना होगा, या इथाइल अल्कोहल, ये भी सबने नाम सुना होगा। मिथाइल अल्कोहल को पहले वुड स्प्रिट बोला जाता था। ये लकड़ी से बनता था, हरी लकड़ियाँ होती थी, उनसे निकाला जाता था। मीथेन भी उससे निकलता था। और इथाइल अल्कोहल, जिसे आप लोग देसी अंग्रेज़ी दारू बोलते हो, इसको बनाने के लिए बहुत सारे फ्रूट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि महुआ, एक नाम सुना है कभी? महुआ एक होता है, गांव में अगर आप कहीं गए हैं तो कभी देखा होगा आपने। बगैर फूल का पहला फल होता है महुआ, उसमें फूल नहीं होते, डायरेक्ट फल। और गन्ने का रस, उससे भी अंग्रेज़ी शराब यानी कि इथाइल अल्कोहल बनाया जाता था। लेकिन बाद में हमारे पास और भी ऐसे तरीके मिले जिससे हम इथाइल अल्कोहल को लैब में बना सकते थे। तो ये जो गलत धारणाएं थी लोगों के अंदर कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो नेचर से ही मिली हुई है, वो अब नेचर से नहीं, हम अपने लैब में भी बना सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि उसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों रखा गया अगर हम उसे लैब में बना सकते हैं तो? पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल दिया गया, यानी कि हम उसे सिर्फ और सिर्फ नेचर से प्राप्त कर सकते हैं। अभी अचानक से आप उसे अपने लैब में बना सकते हो तो उसका नाम तो नहीं बदल जाएगा ना। जैसे जब कोई लड़का पैदा हुआ उसका नाम धनीराम था, आगे चल के बहुत गरीब हुआ तो क्या नाम थोड़ी बदल देंगे? उसका नाम धनीराम था तो आज भी धनीराम ही रहेगा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। हैदराबाद की बनी हुई बिरयानी हैदराबादी बिरयानी कहलाती है, तो क्या उसमें हैदराबाद दिखता है? नहीं।
नाम नहीं बदला जा सकता, जो एक बार रख दिया गया वो रख दिया गया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आज भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। वो अलग बात है कि मोदी और योगी जी हों तो नाम बदला जा सकता है, इंडिया को भारत किया जा सकता है, पहले था आज भी है, अलीगढ़ को हरिगढ़ किया जा सकता है, मतलब हो सकता है, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। नॉर्मली साइंस में ऐसा नहीं होता, एक बार नाम रख दिया गया तो रख दिया गया, वो अगर उसे बदलना है तो कम से कम मिनिमम 100 साल तक वो नाम चलेगा, उसके बाद ही बदला जाएगा। ये IUPAC का रूल है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी चल रही है अच्छी खासी। तो सवाल ये था कि आखिर आपने तुरंत लिख दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंपल सा मतलब होता है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, क्योंकि इसे हिंदी में कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। कार्बनिक रसायन का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बन की रसायन, कार्बन की केमिस्ट्री। तो कार्बन के पास कोई ना कोई पावर तो होगी जिसकी वजह से आप इसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रख रहे हो। हमें उस पावर के बारे में पता करना है। 2 नेचर, सबसे पहला नेचर है कैटनेशन। कैटनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी यानी कि कार्बन के पास ये पावर होता है कि वो खुद से लिंक हो सकता है। आपने कहा सिर्फ कार्बन के पास होता है, सिर्फ बहुत सारे हैं जिनके पास होता है। जैसे कि कार्बन का एक इस तरीके से एक लंबी चेन बना सकता है। आप जितनी लंबी चेन बनाना चाहे बना लो, ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कार्बन में है। अच्छा, इसकी खास बात ये है कि इन दोनों कार्बन के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो हर एक कार्बन के बीच के बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा। ऐसा नहीं है कि इन दोनों में बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा और इन दोनों में वीक बॉन्ड बनेगा। हर एक बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी, चाहे चेन कितनी भी लंबी आप क्यों ना कर दो। तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, क्या कैटनेशन प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन के पास ही होती है? नहीं, नीट में ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा कि कैटनेशन प्रॉपर्टी कौन शो करता है। वो पूछेगा सबसे थर्ड बेस्ट कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट का नाम बताओ। फर्स्ट नहीं पूछा जाएगा, थर्ड पूछेगा, सेकंड पूछेगा, फोर्थ पूछेगा। तो आपको कम से कम 2-4 ऐसे एलिमेंट का नाम जानना चाहिए जो कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसमें सबसे पहले तो कार्बन होता है, कार्बन के बाद आता है सिलिकॉन, फिर सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड टाइटेनियम। ये वो एलिमेंट हैं जो कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। सबसे ज़्यादा कौन शो करेगा? कार्बन। इसको इस तरीके से अरेंज करते हैं। उसके बाद सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर फॉस्फोरस, फिर नाइट्रोजन। मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम था कशिश, और उससे देखने से दिन खराब हो जाता था। आप लोगों का ऐसे कोई दोस्त है? तुम उसकी तरफ क्यों देख रहे हो? ऐसा कोई नहीं। तो अगर किसी को देखो और उसका आपका दिन खराब हो जाए तो आप उसे पनौती बोलते हो, ये होता है ना। तो कशिश, पनौती, ये आपको याद रहेगा। कैटनेशन प्रॉपर्टी का ये ट्रिक है, कशिश, पनौती। बोलोगे तो नहीं? तो अब मुझे बताओ थर्ड एलिमेंट का नाम बताओ जो बेस्ट कैटनेशन प्रॉपर्टी बिहेवियर शो करता है। सल्फर। फिफ्थ वाला नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये है आपका कैटनेशन प्रॉपर्टी, सबसे पहले दिया हो गया। सेकंड, टेट्रावैलेंसी। कार्बन 4 बॉन्ड बनाने की काबिलियत रखता है। अब सवाल है कि अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाने की काबिलियत रखता है तो 4 बॉन्ड तो बहुत सारे एलिमेंट बनाते हैं, लेकिन सेकेंड पीरियड में 4 बॉन्ड बनाने वाला जो एलिमेंट है वो है आपका कार्बन। इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं, इसलिए इसकी अलग से प्रॉपर्टी तैयार हुई। अब 4 बॉन्ड बनाएगा, देखो कैसे कैसे बना सकता है। हो सकता है कि 4 के चारों सिंगल बॉन्ड बनाए, पहली पॉसिबिलिटी। हो सकता है कि 1 डबल बॉन्ड बनाए और 2 सिंगल बॉन्ड बनाए। हो सकता है कि 2 डबल बॉन्ड बनाए, या हो सकता है कि 1 ट्रिपल बॉन्ड बनाए और 1 सिंगल बॉन्ड बनाए। क्या इसके अलावा कोई चांसेस है इसके पास? बताइए, क्या इसके अलावा कोई चांस है उसके पास? नहीं। ये 4 ऑप्शन है कार्बन के अपनी टेट्रावैलेंसी को मेंटेन रखने के लिए। 4 बॉन्ड बनाने के सिर्फ 4 तरीके हैं उसके पास, और इन्हीं 4 तरीक़ों से ही उतने सारे हज़ारों करोड़ों कंपाउंड तैयार करता है। अब सवाल ये है कि सिंगल बॉन्ड यानी कि मोनोवैलेंट, ये जो जुड़ेगा वो कौन से एटम से? मोनोवैलेंट एटम से जुड़ेगा, और यहाँ पे डाईवैलेंट एटम, और यहाँ पे ट्राईवैलेंट एटम। तो अगर मैं मोनोवैलेंट एटम की बात करूँ, मोनोवैलेंट एटम, तो मोनोवैलेंट एटम में हाइड्रोजन मिलेगा आपको, हेलोजन मिलेगा। ये 2 ऐसे एटम हैं जो मोनोवैलेंट होते हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ डाईवैलेंट एटम, तो डाईवैलेंट एटम में ज़्यादातर एटम आपको मिलेगा
ऑक्सीजन। फिर आया ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट एटम में आपको मिलेगा नाइट्रोजन। अब ये जो मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट एटम है, ये आपस में मिलके कार्बन के साथ अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। सपोज दैट मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन आपके कार्बन के साथ मिलता है, तो आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आपस में मिल जाए, मान लो कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जो कंपाउंड तैयार होता है उसका नाम होता है हाइड्रोकार्बन। क्या नाम होगा बेटा? हाइड्रोकार्बन। नाम हाइड्रोकार्बन क्यों पड़ा? क्योंकि ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है। सोचो उसी कार्बन हाइड्रोजन में हेलोजन लगा दिया जाए, यानी कि कार्बन रहे, हाइड्रोजन रहे और एक हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे एक हेलोजन लगा दिया जाए, तब उसका नाम हो जाता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अगर मैं कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाऊं और साथ साथ ऑक्सीजन लगा दूं, तो एक सवाल ये है कि ऑक्सीजन तो दो बॉन्ड बनाता है, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है। मान लो ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, तो इससे जो कंपाउंड तैयार होगा वो होगा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सबके बारे में एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा। और अगर उसने डबल बॉन्ड बनाया तो कार्बोनिल कंपाउंड तैयार होता है। उस कार्बोनिल कंपाउंड में ये बनता है कार्बोनिल कंपाउंड। इस कार्बोनिल कंपाउंड में होता है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, एनहाइड्राइड, असाइल। ये सारे ग्रुप आपके कार्बोनिल कंपाउंड के बनेंगे। लेकिन मान लो अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कार्बन हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन के साथ जुड़े, क्योंकि अब ट्रिपल बॉन्ड की बात आ रही है, तो जब कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है तो उस टाइम पे बनता है अमाइन, एनिलीन एंड डाईएजोनियम सॉल्ट। हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आए कि ऐसा हो कि सारे कंपाउंड एक साथ मिल जाएं, पॉसिबिलिटी तो बन सकती है ना। अब अगर मान लो सबको एक साथ मिला दिया तो सवाल रखोगे जिंदा है या मर गया, पहले ये पता करो, लिविंग या नॉन लिविंग। अगर मैं सबको एक साथ मिला दूं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, सबको, जितने भी एलिमेंट आपके पास हैं जो कंपाउंड कार्बन से जुड़ सकते हैं, उन सबको एक साथ मिला दो, तो अब सवाल है कि नॉन लिविंग या लिविंग। अगर आप नॉन लिविंग की बात करते हैं तो बनता है पॉलीमर, और अगर आप लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो बनता है बायोमोलिक्यूल। क्या आप लोगों को कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर नाम क्या है? हेलो एल्केन, हेलोरीन। क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर नाम क्या है? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड चैप्टर नाम क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला चैप्टर अमाइन एंड डायजोनियम सॉल्ट, एनिलीन्स। अगला चैप्टर पॉलीमर। अगला चैप्टर, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक आपके सामने। इसी ये ऑर्गेनिक की कंपाउंड्स बने कैसे? ये जो चैप्टर्स आपको दिखाए जा रहे हैं, ये चैप्टर आखिर बने कैसे? ये चैप्टर बने हैं इस कार्बन के टेट्रावैलेंसी की वजह से। ये कार्बन टेट्रावैलेंसी शो कर रहा है तो क्या क्या कर सकता है, कैसे कैसे बॉन्ड बना सकता है, इस बेसिस पे मैंने आपके सारे कंपाउंड लिख दिए। एक और चैप्टर आता है जो इन सब का निचोड़ होता है। अगर उस चैप्टर को आप समझ लिए तो सब समझ जाएंगे, और उसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC। तो GOC एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक चैप्टर का बेस है। अगर आपने GOC समझ लिया तो आप सब समझ जाएंगे। तो हमारा पहला टास्क क्या होगा? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना। आप इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, फिर GOC स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला हेडिंग होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारा अगला टॉपिक है। आइए ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करके देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले दो तरीके से डिवाइड करेंगे। एक होता है असाइक्लिक और इसी को एलिफैटिक बोला जाता है, और दूसरा होता है साइक्लिक। असाइक्लिक को दो तरीके से डिवाइड करता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को आगे चल के आप एल्केन के नाम से जानोगे और अनसैचुरेटेड को एल्कीन एंड एल्काइन के नाम से जानोगे। जब बात साइक्लिक की आएगी तो साइक्लिक दो तरीके से डिवाइड किया जाएगा, एक होगा होमोसाइक्लिक और एक होगा हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। अब इस होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक को फर्दर मैं होमोसाइक्लिक को बेसिकली आगे डिवाइड करूँगा, उसमें एरोमेटिक एंड असाइक्लिक के नाम से जाना जाएगा, या एलिफैटिक में लिख देता हूँ। चलो, एरोमेटिक को दो तरीके से डिवाइड किया जाएगा, बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड। एक एक करके हम सबके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हमारा टास्क है आखिर साइक्लिक और असाइक्लिक कंपाउंड को समझना। मान लो कोई भी कंपाउंड है उसमें साइकिल बन रहा है, सपोज दैट जैसे कार्बन है, तो सबसे पहले मैं असाइक्लिक की बात करता हूँ। तो असाइक्लिक में अगर हमारे पास कोई कार्बन है उसमें साइकिल नहीं बना रहा है, वो बस इस तरीके से जुड़ रहा है, ये असाइक्लिक हो गया, यानी कि इसमें एक भी साइकिल नहीं बना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एलिफैटिक। क्या बोलेंगे, एलिफैटिक। लेकिन अगर मैं साइक्लिक की बात करता हूँ तो साइक्लिक में क्या होता है बेटा कि साइकिल बनता है, जैसे कार्बन के साथ कुछ इस तरीके से साइकिल बनाता है। सबसे जो छोटा साइकिल होगा वो कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का, और उसके बाद उससे बड़ा जो साइकिल होगा वो 4 कार्बन का होगा, फिर 5 कार्बन का साइकिल, फिर 6 कार्बन का साइकिल। सबसे स्टेबल साइकिल 6 कार्बन का और 5 कार्बन का माना जाता है। उसके बाद ऐसा नहीं कि साइकिल बनेगा नहीं, साइकिल बनता है, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता। तो आपके पास जो कार्बन है वो कुछ इस तरीके से साइक्लिक कार्बन है। लेकिन ये जितनी भी साइक्लिक कंपाउंड आपने देखा, इसमें क्या जो साइकिल बना है वो कार्बन का ही है, इसलिए इसे हम होमोसाइक्लिक का नाम देंगे। क्या नाम देंगे बेटा इसको, होमोसाइक्लिक। लेकिन अगर सोचो होमोसाइक्लिक के बजाय इसी में कहीं एक ऐसा पॉइंट होता जो कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट होता, तो उसको बोलते हेट्रोसाइक्लिक। ये जो साइक्लिक है कौन सी है बेटा, होमोसाइक्लिक है कंपाउंड। अगर मैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करता, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करता तो इसी साइकिल के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कार्बन का नहीं है, कार्बन के अलावा कोई दूसरा। ये कौन है, ऑक्सीजन। तो ये कौन सा साइकिल हो गया, हेट्रोसाइकिल। मैं अगर कहूँ कि कुछ इस तरीके से मैंने नाइट्रोजन लिखा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन लिखा, तो ये बताओ होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक है, क्योंकि साइकिल के बीच में एक एटम आ गया। ऐसे हो सकता है कि मान लो मैंने 2 ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से लगा दूँ, ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ये भी हेट्रोसाइकिल है। पहले वाले में कितने हेट्रोसाइट है, हेट्रोसाइट का मतलब
कितने एटम जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कार्बन के अलावा किसी दूसरा एलिमेंट यूज किया गया है तो उसे हेट्रोसाइट बोलते हैं। बताओ पहले वाले में कितने हेट्रोसाइट है? 1, दूसरे वाले में 1, तीसरे वाले में। अब कुछ क्वेश्चन है और आपको पता करना है इसमें से होमोसाइक्लिक कौन है और हेट्रोसाइक्लिक कौन है, ठीक है? बताना जरा। बताइए इसमें से कौन होमोसाइक्लिक है कौन हेट्रोसाइक्लिक है? पहला वाला कौन सा साइकिल है, होमो या हेट्रो? कितने लोग करें होमो और कितने लोग करें हेट्रो? हाँ, हेट्रो का रीजन बताइए बेटा। ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन क्या ऑक्सीजन साइकिल में प्रेजेंट है? मैंने क्या बोला? हेट्रोसाइक्लिक का मतलब साइकिल के अंदर कोई एक ऐसा आइटम प्रेजेंट हो जो कार्बन ना हो। तो यहाँ पे जो साइकिल है वो साइकिल तो किसका है? कार्बन का, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के अलावा साइकिल के बाहर प्रेजेंट है, तो भी ये कौन सा हो गया? होमोसाइक्लिक। यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है? साइकिल के अंदर, तो ये क्या हो गया? हेट्रोसाइकिल। यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है? साइकिल के बाहर, तो ये क्या हो गया? होमोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक आपने अच्छे से समझ लिया। कोई दिक्कत है किसी को? नोट करें इसको। क्या बेटा? हाइड्रोजन बेटा 2 बॉन्ड कहाँ बनाएगा? कैसे? मतलब बना कैसे ले? अगर हाइड्रोजन कभी साइकिल बनाते हुए देखा? वो तो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं ना। ओके, इसे नोट करेंगे फिर जाके आगे बढ़ेंगे। तो एक बार फिर से देखें, अगर फिर से बता दे रहा हूँ, होमोसाइक्लिक का मतलब एक ऐसा साइकिल जो सिर्फ कार्बन का बना हो तो होमोसाइक्लिक कहलाएगा। कार्बन के अलावा अगर कोई दूसरा आइटम उसके अंदर इन्वॉल्व है तो वो हेट्रोसाइकिल कहलाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कार्बन साइकिल के बाहर भी कोई अगर हेट्रो एटम इन्वॉल्व है तो उसे हेट्रोसाइकिल नहीं कहेंगे, क्योंकि साइकिल के अंदर अगर कोई अलग एटम इन्वॉल्व होगा तभी हेट्रोसाइकिल कहेंगे, जैसे कि सामने लिखा हुआ है। ये एक ऐसा साइकिल है जिसके बाहर एक एटम इन्वॉल्व, ऑक्सीजन इसके बाहर है, तो ये होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक? होमोसाइक्लिक। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो साइकिल के अंदर नहीं है। लेकिन इस दूसरे वाले में आप देखेंगे या ऊपर वाले में आप देखेंगे तो साइकिल में ही आपके 2 ऑक्सीजन इन्वॉल्व हैं, तो ये क्या हो गया? हेट्रोसाइकिल। इसमें साइकिल ही ये पूरा साइकिल है और इस साइकिल में कितने मेंबर का साइकिल है? टोटल बताइए 5 मेंबर का साइकिल है। लेकिन 5 मेंबर में एक मेंबर है ऐसा जो कार्बन नहीं है, तो इसे क्या होगा? हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। ये कितने मेंबर का है? 3 मेंबर का है, लेकिन इसमें एक ऐसा मेंबर है जो कार्बन नहीं है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कहलाया। ऊपर 3 मेंबर का है और सभी कार्बन है तो होमोसाइक्लिक कहलाया। क्या कोई दिक्कत? गुड। अब हमें ये पता करना है कोई सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड। इसके लिए आपको DU पढ़ना होगा। DU का मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, DU का मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। हेडिंग डालेंगे। जब भी कभी आपको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन यानी कि DU की वैल्यू पता करनी हो तो आप बस 2 चीज़ें देखेंगे। DU दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, ये DU का फॉर्मूला है। क्या देखोगे बेटा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, कितने पाई बॉन्ड है उस कंपाउंड में और कितना रिंग बन रहा है, वही उसका DU कहलाएगा। अगर DU की वैल्यू 0 है तो समझ लेना कंपाउंड सेचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा, और अगर DU की वैल्यू 0 नहीं है तो कंपाउंड अनसेचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा। फिर से देखना, अगर DU की वैल्यू 0 हो गई तो कंपाउंड सेचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा, और अगर DU की वैल्यू 0 नहीं हुई तो कंपाउंड अनसेचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा। 1-2 क्वेश्चन से समझ लेते हैं। मेरे पास कार्बन है और इस कार्बन के चारों जगहों पे मैंने एक हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दी है। ये देखो, क्या कोई भी पाई बॉन्ड है? नहीं। क्या कोई रिंग बन रहा है? नहीं। तो इसका DU क्या हो जाएगा? तो ये कैसा कंपाउंड कहलाएगा? सेचुरेटेड कंपाउंड। मैंने क्या किया, 2 कार्बन लिया, उनके बीच में एक डबल बॉन्ड बना दिया और फिर उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन लगा दिया। बताओ इसका DU कितना होगा? कितना हो गया? 1 पाई बॉन्ड है, कोई रिंग नहीं है, तो DU कितना हो गया? 1। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से 3 कार्बन के साथ 3 बॉन्ड जोड़ूँ और 2 हाइड्रोजन लगाऊँ, अब बताओ DU कितना है?
कितना हो गया 2। एल्काइन का DU कितना हो गया 2, एल्केन का DU कितना हो गया 1। ज़रा इसका DU बताना। बताओ बेटा, DU कितना है 2। अब आप सोच रहे हो कि ये हमें जो भी DU है, ध्यान देना, आप जितने भी आपको DU अगर पता करना है तो आप क्या करो, इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दो। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के जितने मोल आए और अटैक करे और जुड़े उसके साथ, वही उसका DU है। अगर मुझे इसको हाइड्रोजन के साथ अटैक करना होगा, हाइड्रोजन के साथ जोड़ दूँ, तो हाइड्रोजन के कितने मोल इसके साथ आएंगे, 1 मोल। एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा और एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, बीच का पाई बॉन्ड टूट जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो आपने कहा कि 1 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जाकर एक्यूमुलेट होगा उसके ऊपर, और एक्यूमुलेट होने के बाद ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट तैयार करेगा, एल्कीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से इसका DU 1 हुआ। फिर भी आपको DU निकालने का सबसे सिंपल तरीका मैंने बता दिया। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा और आप फटाफट उसका DU बताओगे। बताओ। वन रिंग है ना, एक रिंग है। कितने? तो जब भी कभी कोई क्वेश्चन में आपको इस तरीके से DU पता करना है तो बेसिकली क्या देखोगे आप, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। जितने पाई बॉन्ड है और जितने रिंग हैं सबको आपस में ऐड कर दो, आपका DU मिल जाएगा। DU से आपको फ़ायदा क्या होगा, कम से कम ये पता चल जाएगा ये सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड। जितनी भी कंपाउंड मैंने यहाँ पे बताया उसमें कौन कौन से आपको अनसेचुरेटेड दिख रहे हैं, एक तो आपको ये अनसेचुरेटेड दिख रहा है, एक ये आपको ये एक तो ये सेचुरेटेड दिख रहा है और एक ये सेचुरेटेड दिख रहा है, बाकी सब क्या है अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेशन का सिंपल सा मतलब उससे और कुछ चाहिए, वो कुछ खाना चाहता है, अनसेचुरेट है, क्या खाएगा हाइड्रोजन। तो आप उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन उसके अंदर आके ऐड हो जाएगा, समझ लेना वो अनसेचुरेटेड है। लेकिन अगर CH4 को मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराऊं तो हाइड्रोजन जाएगा घूम के वापस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि उस CH4 के पास हाइड्रोजन की ज़रूरत ही नहीं है, उसे वो खुद ही सेचुरेट है। तो जब सेचुरेटेड कंपाउंड है तो वो सेचुरेटेड कंपाउंड कभी भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन अनसेचुरेटेड कंपाउंड है तो हाइड्रोजन मेटल कैटालाइज के साथ रिएक्शन करेगा। तो बताइए जितने साइक्लिक कंपाउंड है वो सब कैसे हैं अनसेचुरेटेड, जितने एल्कीन्स हैं वो सब कैसे हैं, और जितने एल्काइंस हैं वो सब कैसे हैं, जितने एल्केन्स हैं वो, जितने साइक्लो एल्केन्स हैं वो अनसेचुरेटेड है। ठीक, नोट करिए। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी समझना है तो आपको हक्कल रूल पढ़ना होगा। एक रूल है हक्कल रूल। उसके अकॉर्डिंग अगर आपने कैलकुलेशन किया पाई बॉन्ड का, आपने क्या कैलकुलेट किया पाई, इसमें बस आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट पाई इलेक्ट्रॉन, बस आपको पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना। जो भी आपके पास कंपाउंड, उस कंपाउंड में क्या कैलकुलेट करना बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना। अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट होने के बाद 4n+2 आ जाए तो समझ लेना कि वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4n आए तो समझ लेना कि वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है।
और अगर इसके अलावा अदर देन 4n+2 और 4n, तो समझ लेना कि वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अब आपने कहा सर तो इतना आसान कैसे हो सकता है? सिर्फ क्या देखना है आपको? पाई इलेक्ट्रॉन। आपने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिया तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? हो सकता है 4n+2 आ जाए, या हो सकता है 4n आ जाए, या हो सकता है इसके अलावा कुछ भी आ जाए। तो अगर 4n+2 आ गया तो एरोमेटिक, अगर 4n+2 नहीं आया तो देखना है क्या 4n है या नहीं। अगर 4n की इक्वल आ गया तो एंटी एरोमेटिक, और अगर इनमें से कोई भी नहीं आया तो समझ लेना कि वो नॉन एरोमेटिक। इस पर कुछ क्वेश्चन शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये पता तो होना चाहिए इसमें स्मॉल n क्या है। स्मॉल n क्या है? ये एक नंबर है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई एक नंबर रैंडम, वेयर n दिस इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 ... एक्सेट्रा। लेकिन जब इसके केस में मैं बात करूंगा तो इसमें n की वैल्यू 0 नहीं होगी। इसके केस में n की वैल्यू 0 हो सकती है एरोमेटिक वाले के। इसके केस में अगर n 0 कर दोगे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही नहीं ना, तो इस वजह से इसके केस में n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब n की वैल्यू आपको पता चल गई। मैं आपको पहले ये कैलकुलेट करना सिखा दूं कि आखिर पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर आपने पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना सीख लिया तभी जाके आप कोई कंपाउंड पता कर पाओगे वो एरोमेटिक है या नहीं है। लेकिन अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना नहीं जानते हैं तो आप ये पता ही नहीं कर सकते कि वो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। एरोमेटिक वर्ड का एरोमा वर्ड है, वो एरोमा का मतलब फ्रेग्रेंस। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब सुगंधित सब्सटेंस, एक ऐसा तत्व जो खुशबूदार हो, उसे क्या बोलोगे? एरोमेटिक। गुलाब का फूल एरोमेटिक है? मतलब ये मार्केट में जो वैलेंटाइन के पहले वाला मिलता है वो नहीं, उसमें तो कोई स्मेल नहीं होती। लेकिन आप नेचुरल अगर आप जाएं एक पेड़ से गुलाब का फूल तोड़ें और उसे स्मेल करें, आपको देखेंगे खुशबू आती है उसमें। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं जो अच्छी स्मेल देती हैं उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक खुशबू तो देती है लेकिन खतरनाक, अच्छी नहीं, बुरी। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन माना जाएगा? अच्छी खुशबू वाला, यानी कि एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अभी इसके बारे में बात करूंगा। फिलहाल के लिए अभी ये मैं कैलकुलेट करना सिखा देता हूं कि कैसे हम पाई इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ आओ पाई इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करें। देखो बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करते समय कुछ बातों का ध्यान देना होगा। कौन कौन सी बात? सबसे पहले तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपको पता होना चाहिए। जितने पाई बॉन्ड है उसी के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे एक पाई बॉन्ड है तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 पाई बॉन्ड है तो 4 पाई बॉन्ड है तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो आपने कहा नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन दिस इक्वल्स टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मल्टीप्लाइड बाई 2। जितने पाई बॉन्ड है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई इलेक्ट्रॉन मिल गया। और दूसरी बात, कभी कभी कुछ ऐसे कंपाउंड जिसके ऊपर लोन पेयर है वो भी पाई बॉन्ड की तरह पाई इलेक्ट्रॉन की तरह कंसीडर किए जाएंगे, बशर्ते वो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हों। अगर कोई ऐसा लोन पेयर जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको भी हम पाई इलेक्ट्रॉन की तरह कंसीडर करेंगे। दूसरी बात क्या बोल रहा है बेटा? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे वो इलेक्ट्रॉन भी पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोन पेयर में, अगर मान लो एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2। अब वो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं तो क्या 4 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाएगा? नहीं, सिर्फ कितने? 2 कंसीडर किए जाएंगे। क्यों?
क्योंकि दोनों लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ एक ही लोन पेयर इन्वॉल्व होता है। कुछ पॉइंट में लिखवा देता हूँ, फटाफट आप लिखते जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले ये 2 पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद मैं लिखवाता हूँ। ये नोट कर लिया ना पूरा, ठीक है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन कैसे कंसीडर करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, पाई बॉन्ड देखेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने आपको बताया कि लोन पेयर की जो इलेक्ट्रॉन है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन को भी पाई इलेक्ट्रॉन की तरह कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ़ एनी एटम हैविंग 2 लोन पेयर, इफ़ एनी एटम हैविंग 2 लोन पेयर, इफ़ एनी एटम हैविंग 2 lone pair and participate in resonance, 2 lone pair and participate in resonance, then only one lone pair, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन can considered as pi electron, can considered as pi electron। अब एरोमेटिसिटी के कुछ कंडीशंस हैं जिसको जान लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी की कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक। दूसरा कंडीशन, सिस्टम मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, आपका जो सिस्टम होना चाहिए वो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। अब आप हो सकता है सोचें कि आखिर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखो इस तरीके से हो सकते हैं, हो सकता है एक डबल बॉन्ड हो, फिर एक सिंगल बॉन्ड हो और फिर एक डबल बॉन्ड हो, ये सिस्टम कॉन्जुगेशन सिस्टम कहलाता है। मान लो एक एटम है जिसके पास एक लोन पेयर है और वो एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जो डबल बॉन्ड के साथ, ये भी सिस्टम कॉन्जुगेशन में कहलाएगा। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये सिस्टम भी कॉन्जुगेशन कहलाएगा, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो भी ये सिस्टम कॉन्जुगेशन कहलाएगा। क्या बात क्लियर हो गया? तो ये कॉन्जुगेशन हो गया। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी sp2, ऑफ each cyclic atom, each atom in cycle must be sp2। जिस भी साइकिल की आप बात करें उस साइकिल में जितने भी एटम हैं उन सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फॉलो हो गया तो समझ लेना कि वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, अदरवाइज वो नॉन एरोमेटिक होगा। अब कुछ सवालों से शुरुआत करेंगे। देखो बेटा सवाल क्या है, आपके पास कंडीशन ये है। अच्छा फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरोमेटिक का क्या कंडीशन है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यही ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। नॉन एरोमेटिक का सॉरी एंटी एरोमेटिक का, एंटी एरोमेटिक का 4n पाई इलेक्ट्रॉन। नॉन एरोमेटिक का अदर, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। देखो एक और बात, कभी कभी क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाएगा, वो लिखेगा हक्कल रूल इज, 4 ऑप्शन देगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन एंड नन ऑफ दीज। आंसर बताओ। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, हक्कल रूल इज, पहला ऑप्शन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन,
दूसरा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तीसरा 4n पाई इलेक्ट्रॉन, चौथा नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड वाला, फोर्थ वाला नन ऑफ दीज। कैसे बेटा? आंसर सेकंड। ये वाला, ये गलती होगी। सबसे पहले आप लोगों ने रट रखा 4n, हक्कल रूल का 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जैसे पहला ऑप्शन दिखेगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तुरंत टिक हो जाएगा। उस टाइम पे दिमाग में ये ब्रैकेट नज़र नहीं आएगा। लेकिन ये ब्रैकेट क्या बता रहा बताओ? ये ब्रैकेट बता रहा है कि आपके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 4n+2। लेकिन ये क्या बता रहा है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अंतर नहीं है दोनों में? बहुत अंतर। और ये गलती होती है अक्सर, आपसे भी होगी। आगे याद रखेंगे, ऐसी गलती करनी नहीं है वैसे। चलो, तो मैं कुछ क्वेश्चन लेके चलता हूँ और आपको बताना है वो एरोमेटिक है या नहीं है। सबसे पहले बताओ क्या देखोगे? सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन, हर एक एटम का क्या देखोगे? हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं है तो तुरंत मान लोगे कि वो नॉन एरोमेटिक है। कहीं भी एक जगह भी हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 मिल गया तो तुरंत आप क्या बोल दोगे? वो कैसा है? नॉन एरोमेटिक। ना तो एरोमेटिक और ना ही एंटी एरोमेटिक। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन सबका sp2 है तो क्या देखना होगा? 4n+2। अगर ऐसे आपको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मिल गया तो एरोमेटिक, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन मिला तो एंटी एरोमेटिक। क्या ये बात क्लियर हुई? पहला सवाल सबसे सुंदर सवाल है। मैंने 3 कार्बन का एक स्ट्रक्चर तैयार किया है और मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि क्या क्या है। तो सबसे पहला टास्क, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालना ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं, एक बार फिर से सिखा देता हूं। हाइब्रिडाइजेशन फिर से देख लो। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको चाहिए जेड। जेड क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर जेड की अपनी हुई वैल्यू आई उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन बदल जाता है। अगर जेड की वैल्यू 2 आई तो हाइब्रिडाइजेशन sp, जेड की वैल्यू 3 आई तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, 4 आई तो बेटा sp3, 5 के केस में sp3d और dsp3, 6 के केस में sp3d2 या d2sp3, 7 के केस में sp3d3 या बस और कुछ नहीं। ये हाइब्रिडाइजेशन है। अब जरा इधर बताओ, इस कार्बन को देखो। इस कार्बन में आपको क्या दिख रहा है? 2 हाइड्रोजन छुपा हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन छुपा हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन छुपा हुआ नजर आ रहा है। अब बताओ टोटल इस कार्बन पे कितने बॉन्ड हैं? 4, और चारों सिग्मा है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। तो जैसे आपने हाइब्रिडाइजेशन sp3 देख लिया तुरंत समझ में आ गया क्या है? नॉन एरोमेटिक। तो आपने कहा ये सर नॉन एरोमेटिक है। क्लियर है? इधर आ जाओ। ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है और कितने बॉन्ड? सिर्फ 1 हाइड्रोजन यहाँ दिखेगा। एक हाइड्रोजन तो गायब हो चुका है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया। तो अगर ये 1 हाइड्रोजन दिख रहा है, सिर्फ 1 हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज की वजह से गायब हो गया, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन sp2। इधर भी आपको 1 हाइड्रोजन दिख रहा है, इधर भी आपको 1 हाइड्रोजन दिख रहा है। बताओ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, यानी कि हर एक पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 sp2 एंड sp2। तो यानी कि अब हमें ये पता चल गया कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। बस हमें क्या पता करना है कि अब एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। अब अगर 4n+2, n की वैल्यू अगर मैं 0 डाल देता तो n की वैल्यू 0 डालने पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 0 नहीं डाल सकते, यहाँ तो मिनिमम 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2।
एक सिंगल पाई बॉन्ड है, अगर एक पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। तो बताओ जल्दी से, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। तो बताओ आप कंपाउंड कैसा हो गया? एरोमेटिक। अब इधर आ जाते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है ना, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। एक नेगेटिव चार्ज का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एक नेगेटिव चार्ज का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे पहले तो पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 30 पाई बॉन्ड के हो गए 2, प्लस ये रेजोनेंस वाला 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। कॉन्जुगेशन है तो इसका मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है। कौन सा इसमें से, कौन सा वाला पार्ट कॉन्जुगेशन का दिख रहा है? सबसे आखिरी वाला। ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ कॉन्जुगेशन में दिख रहा है। देखो, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन में है। और अगर ये कॉन्जुगेशन में है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2, इसके भी ऐड कर दो, कितने हो गए बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन सबका sp2 है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओगे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं, तो अब ये एंटी एरोमेटिक हुआ या एरोमेटिक हुआ? एंटी एरोमेटिक हुआ। 4 इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा एरोमेटिक? n की वैल्यू 1 डालोगे तो पाई की वैल्यू 4 आ जाएगा, तो हो गया एंटी एरोमेटिक। ये आपका नॉन एरोमेटिक, ये रहा आपका एरोमेटिक, और ये कौन सा रहा? एंटी एरोमेटिक। क्या कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? नोट कर ले बेटा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर अगली बार देना। चलो जल्दी करो, साफ साफ दिख रहा है ये क्या है? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। कैसे पता चल गया? ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3। और ये भी कौन सा है? sp3। तो ये तुरंत पता चल गया कैसा है बेटा? नॉन एरोमेटिक। ज़रा यहाँ बताओ, ये क्या है? sp2। ये क्या है? sp3। और ये क्या है? sp3। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड तो सेम हो जाता ना, नहीं तो ये भी sp2 हो गया और ये भी sp2 हो गया। तो देखो, हर एक कार्बन sp2 हो गया, यानी कि आपका हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। बताओ अगला क्या है? एरोमेटिक पता करना है, तो क्या करना होगा? पाई इलेक्ट्रॉन। तो जल्दी से मुझे पाई इलेक्ट्रॉन बता दो कितने हैं? 3 हैं, 4 हैं। कितने पाई बॉन्ड? 2। और हर एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो कितने हो गए? 4। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरोमेटिक के लिए 2, यहाँ पे 1 डालूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 6। 2 डालूंगा तो 4 2 जा 8 प्लस 2 10। 3 के लिए 14 और 4 डालूंगा तो 5 के लिए 22। ये सारे इलेक्ट्रॉन अगर हुए तो एरोमेटिक। और एंटी के लिए बता देता हूँ कितना हो गया? 4 8 12 16 20 24। ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो एंटी एरोमेटिक होंगे। नोट करें इसको। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक समझना बहुत ही आसान है। क्वेश्चन का आंसर देना बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहला वाला क्या दिख रहा? देखते ही पता चल गया ये क्या है? sp3। तो ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे बताओ, अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इधर 2 इधर 4। तो क्या हो गया? 4 के लिए एंटी एरोमेटिक। इधर बताओ, 2 2 4 2 6। तो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। बताना कितने इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 है। और हर एक हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp2। हर किसी पे sp2 दिख रहा है ना? sp2 इस पर भी, sp2 इस पर भी, sp2 इस पर भी,
sp2, हर एक एटम पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है और पाई इलेक्ट्रॉन आपके 6 हैं, तो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? एक बात ध्यान से सुना, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड की जननी है। जननी मतलब मम्मी। कहीं भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप बेंजीन से डायरेक्ट अटैच होगा तो एरोमेटिक कहलाएगा, हमेशा इस बात का। कोई भी फंक्शनल ग्रुप बेंजीन से डायरेक्ट अटैच हुआ तो एरोमेटिक कहलाएगा, लेकिन अगर इनडायरेक्ट अटैच हुआ तो एरोमेटिक नहीं, एलिफेटिक कहलाएगा। बताओ बेटा, क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। कैसे पता चला? ये कौन सा हो गया? sp3 और ये क्या हो गया? sp3, तो ये हो गया नॉन एरोमेटिक। अब बताओ बेटा क्या हो गया? एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? एरोमेटिक। कितने इलेक्ट्रॉन पाई? 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन हो गया 10, और 10 इलेक्ट्रॉन अगर पाई दिख गया तो समझ ले लो क्या होगा? एरोमेटिक। इस क्वेश्चन का आंसर देना। एरोमेटिक हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन? 14। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड, इसका मतलब टोटल 14 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। अब कुछ मॉडिफाई कर रहा हूँ क्वेश्चन को, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ये सब नोट कर लिया? क्या हो बेटा? एसी भी बंद कर दिया, फ़ैन भी बंद कर दिया बेटा। या तो कोई ऐसे पैसा दिए हो एसी और फैन का, पूरा भरपूर उपयोग करो। या तो एसी चला दो या तो फैन चला दो बेटा, फैन चला दो। ठीक, आवाज़ नहीं आ रही है बता देना, ज़ोर से चिल्ला के बोलूँगा, इसे इरेज करूँगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, तो इसी वजह से वो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं समझ पाते हैं। तो एक बार फिर से देख लेना, अगर ना आए तो पूछ लेना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पूछो, 10 बार पूछो, बार बार पूछ लो, जितना पूछ सकते हो। लेकिन एक बार मैं पूछ लिया और आप नहीं बता पाए, फिर एक बार और फिर बताऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना। ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक? हेट्रोसाइक्लिक है, तो क्या एरोमेटिक नहीं होता? ऐसा कहीं लिखा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता? एरोमेटिक है। आपने कहा दो इधर, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, लेकिन कितने काउंट किए जाएंगे? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इधर हो गए और इधर 2 + 4 कितना हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन, तो एरोमेटिक। बताओ बेटा। एंटी एरोमेटिक 2 2 4 2 6 2 8, तो 2 × 2 + 2 × 2, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। एक ये 2 ये हो गया, और 2 इधर 2 इधर, टोटल कितने हो गए? 8।
तो 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। ठीक है ना। बताओ बेटा। नॉन एरोमेटिक, ये बताओ नॉन एरोमेटिक और ये एंटी एरोमेटिक। कैसा है बेटा, नॉन एरोमेटिक। गलत जवाब, एंटी एरोमेटिक। कितने इलेक्ट्रॉन, बस पाई इलेक्ट्रॉन बताओ कितने, 6 है। तो 6 अगर पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या होता है, एरोमेटिक। तो उससे क्या होगा, इस बार ये लोन पेयर कंसीडर किया जाएगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है। लोन पेयर जब कॉन्जुगेशन में होता था तभी तो कंसीडर करते थे। यहाँ पे लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है क्या, नहीं। देखो मैंने क्या बोला, लोन पेयर अगर इसके साथ कॉन्जुगेशन में हो, देखो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में तो कंसीडर किया जाएगा। अगर कॉन्जुगेशन सिस्टम नहीं है तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आप कहेंगे लोन पेयर किसी काम का नहीं, हटाओ। तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है और 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी। तो एरोमेटिसिटी अच्छे से समझ में आ गई। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो आप सॉल्व कर लोगे। कुछ कहीं कहीं पे कुछ गलतियां बच्चों से होती हैं और वो हमेशा होनी भी चाहिए। जैसे कि क्या, जैसे कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछता कि भैया इसमें आप मुझे बताइए क्या है ये, एरोमेटिक। पक्का ना। कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। क्या है, एंटी नॉन एरोमेटिक। कैसे पता चल गया, एसपी से पता चल गया। ओके, नोट करें इसको।
पहला वाला क्या है? एरोमेटिक। 2 2 4 2 6, और ये 8 इलेक्ट्रॉन, और ये आसान था ना? अब एरोमेटिसिटी समझ में आ गया? अगर सच में आ गया तो इसका आंसर देना। नहीं आया? एरोमेटिक। जरा सा अंतर दिख रहा है? IIT JEE इतनी आसानी से तो नहीं होगा। ये डर ना पैदा करूं। या तो एंटी होता या तो एरोमेटिक होता। ये नॉन कहाँ से आ गया, है ना? कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एरोमेटिक। और आप किस्मत से देखोगे तो हर एक बॉन्ड कैसा है? sp2। तो sp2 जो मैंने बोला, इसका सिंपल सा सिर्फ मतलब sp2 नहीं था, बल्कि स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए। sp2 का सिंपल सा मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर प्लेनर। अब क्या ये प्लेनर नहीं है? मैंने बता दिया, चलो मैंने बता दिया, आप बता। ये प्लेनर नहीं है? नहीं, ये प्लेनर नहीं है। उसका रीजन है कि इसमें बेटा जो 2 हाइड्रोजन होंगे, एक हाइड्रोजन इस तरफ और एक हाइड्रोजन इस तरफ, ये प्लेन के, ये एक प्लेन में है। एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ ऐसे शिफ्ट होगा, एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ ऐसे शिफ्ट होगा। ये 2 हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, वो प्लेन से अलग हो जाते हैं। हाँ, तो साइकिल के बाहर हो गए। तो इसका मतलब, अब प्लेनर का मतलब साइकिल के बाहर होना ही नहीं। प्लेनर का क्या मतलब होता है? एक प्लेन में होना है। अभी प्लेन से बाहर चले गए, तो ये नॉन प्लेनर हुआ। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर लिखेंगे, एक्सेप्शनल केस में लिखेंगे इसको, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। इसलिए इसको नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, हाँ नॉन एरोमेटिक के नाम। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से नॉन एरोमेटिक। मैंने आपको बताया अगर कोई भी स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर हो जाए तो सिंपली क्या हो जाएगा? वो नॉन एरोमेटिक। और अगर प्लेनर है तो एरोमेटिक होगा या तो एंटी एरोमेटिक होगा, वो डिपेंड करता है। मैंने इतने सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं, उन सारे क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सब करा दिए। अब मैं उम्मीद करूँगा आप घर जाएंगे, एरोमेटिसिटी के सारे क्वेश्चंस। 2 चीज़ें आज आप एक्स्ट्रा जाने हैं। एक तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, यानी कि कैसे पता करें कोई भी चीज़ सेचुरेट है, कोई चीज़ अनसेचुरेट है, और दूसरी चीज़ एरोमेटिसिटी, जो कि आज के लेक्चर में आपने सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कितने तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखा जाता है, उसके स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे बनते हैं, उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, और फिर हमारा स्टार्ट होगा टॉपिक नॉमेनक्लेचर। ठीक है ना? आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।